बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज तीनों के लिए तैयार करना है। चैप्टर के या लेक्चर के दौरान चैप्टर का जोन सा टॉपिक या क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा या जो स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ के लिए होगी वो साथ साथ आपको मार्क करवाती जाऊँगी या बताती जाऊँगी। आप अच्छी तरह से बेटा बुक पे देख के नोट कर लीजिएगा और कोशिश करें लेक्चर को रजिस्टर पे नोट डाउन करें ताकि आपको बाद में बुक से रीडिंग करते हुए या याद करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमने बात की चैप्टर का नाम जैसे कि आपको बताया वैरायटी ऑफ लाइफ है, इट मीन्स हमने यहाँ पे स्पीशीज़ की, ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स की वैरायटी को डिस्कस करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वायरसेस एंडिंग अप टू द प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे कि वायरसेस का मैंने नाम लिया, वायरसेस ना तो लिविंग में आते हैं ना ही नॉन लिविंग में आते हैं, तो इसलिए हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि हमने इंडिविजुअल्स की बात की है, हमने स्पीशीज़ की बात की है, हमने ऑर्गेनिजम्स की बात की है, तो हम सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि हम उनको क्लासीफाई किस तरह से करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है या नेमिंग उनकी क्यों की गई है। So starting from the taxonomy, as we have already discussed in chapter number 1 as a branch of biology, टेक्सोनॉमी को हम क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे दैट वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में और इंडिविजुअल्स की नेमिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लासिफिकेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था पहले भी, दैट इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आप ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जो अरेंजमेंट करते हो वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे करते हो। अब ये ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एज वी नो मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर नाउन। तो इट मीन्स कि उन एनिमल्स को, उन प्लांट की स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है और उनको क्लासीफाई करने के लिए हमें एक सिस्टम रिक्वायर्ड है। बहुत सारे एग्ज़ाम या बहुत सारी टाइप्स प्रोवाइड की गई हैं क्लासिफिकेशन के लिए, एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई करना चाहें तो हम उसके कलर की बेस पे, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनके लीफ की शेप के अकॉर्डिंग, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग और इस तरह के बहुत सारे करैक्टर्स की बेस पे हम फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्लासिफिकेशन हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी करेक्टर्स को की बेस पे प्लांट्स को या स्पीशीज़ को क्लासीफाई करें तो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे हम ये बता सकें कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में, डिफरेंट स्पीशीज़ के अमंग में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो क्लासिफिकेशन की कुछ बेसिस दी जाती हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स या क्राइटेरिया दिया जाता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे बेसिकली रिलेट टू ईच अदर एट सम पॉइंट। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हो तो हम यही कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हम उनको सेम ग्रुप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज़ की बात करें, स्पैरोज़ का अगर आप रिलेट करो इंसेक्ट्स के साथ तो ये इंसेक्ट्स के साथ रिलेट नहीं करते थे जितना ये पिजन्स के साथ या पैरट्स के साथ रिलेट करते हैं। तो इसलिए आप उसको बर्ड्स के फाइला में प्लेस करते हो, ना कि आप उनको इंसेक्ट्स या एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स के फाइला में प्लेस करते हो। तो क्लासिफिकेशन होमोलॉगीज यानी कि मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स की बेस पे, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री यानी कि जिसमें आपने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना उनकी बेस पे, साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी और उसके साथ जेनेटिक्स की बेस पे आप क्लासिफिकेशन करते हो। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उन ग्रुप्स में जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। लार्जर ग्रुप्स से आप को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर ग्रुप्स में, यानी कि इन अदर वर्ड्स स्मॉलर ग्रुप्स से को कंबाइन करके लार्जर ग्रुप्स बनाया जाता है। यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा उससे अगर आप सबसे छोटे ग्रुप की तरफ आओ तो आपको नजर आएगा कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो छोटे छोटे ग्रुप से मिल के बना है। यानी कि स्मॉलर ग्रुप की बात करें तो अप टू स्पीशी लेवल इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट ग्रुप। ठीक है, मेजर बेस जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की, वो क्या होती है, उसका फॉर्म या उसके स्ट्रक्चर में जो सिमिलैरिटी होती है उसकी बेस पे आप क्लासिफिकेशन करते हो। वो बेसिक क्राइटेरिया होता है जिसके बाद आप आगे फर्दर डिफरेंट फील्ड्स के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे गिवन है। स्पीशीज़ की डेफिनेशन आती है, इसमें एग्जांपल बट आपको मैंने साथ प्रोवाइड की है, आपने ये एग्जांपल्स इसमें मार्क करनी है प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स और अंडरलाइनिंग के साथ।
स्पीशी क्या चीज़ है? स्पीशी एक नेचुरल पॉपुलेशन का ग्रुप है। इसमें बेसिकली वो मेंबर्स आते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स या वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपनी तरह के फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह के बाकी दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट किए जाते हैं। जितनी भी स्पीशीज़ आप पढ़ते हो, बेशक आप प्लांट स्पीशी की बात करो, आप एनिमल स्पीशी की बात करो या आप किसी भी स्पीशी की बात कर रहे हो, हर स्पीशी के अपना एक स्ट्रक्चर है, हर स्पीशी का अपना एक बिहेवियर है, अपनी एक इकोलॉजी है। मतलब इकोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ अपना ही एक रिलेशन शो करता है जिस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करता है। तो इट मीन्स स्पीशीज़ क्या है? दीज आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स। डिफरेंट स्पीशीज़ कभी भी अपने जीन्स को एक्सचेंज नहीं करते। तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन स्पीशीज़ की डेफिनेशन आएगी और इम्पोर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और आपने इसकी एग्जांपल में आप किसी प्लांट स्पीशी का नाम, किसी एनिमल स्पीशी का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है रोज़ा इंडिका। रोज़ का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, इट्स द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। तो आप इसी तरह से जो सा साइंटिफिक नेम बेटा आपको आता हो आप स्पीशी में वो नाम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अब तक के उनको हम 2 किंगडम्स में क्लासीफाई करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बेस पे, ठीक है। किंगडम के बाद आगे फर्दर जब आप डिवीजन की बात करते हो तो हमारे पास डिवीजन की बेस पे हम डिवीजन यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, एल्जी के लिए और फंजाई के लिए, जबकि फाइलम या फाइला की टर्म जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होती है। तो जब भी हम किंगडम की बात करते हैं, किंगडम बनते हैं नंबर ऑफ डिवीजन्स या फाइला से। फाइला को अगर आप क्लासीफाई करो तो फाइला से जो लोअर केस आता है, लोअर लेवल आता है, दैट इज़ क्लासेस। क्लास से लोअर लेवल आता है ऑर्डर, ऑर्डर से लोअर लेवल आता है फैमिलीज़। फैमिलीज़ बनते हैं रिलेटेड जेनरा यानी कि जीनस से, और एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। तो किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है, स्पीशी जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल कंसिडर किया जाता है। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट भी स्पीशी ही है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है ये पॉइंट। टेक्सोनॉमी ग्रुप को जब आप अरेंज करना शुरू करते हो किंगडम से स्पीशी की तरफ या स्पीशी से किंगडम की तरफ, तो आपके पास एक लेडर बन जाती है। लेडर मतलब स्टेयर लाइक या स्टेप्स बन जाते हैं, सीढ़ियाँ बन जाती हैं, जिससे आप एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक स्पीशी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हो, आपको करेक्टर्स मिल जाते हैं। तो छोटे ग्रुप्स को कंबाइन करके आप लार्जर ग्रुप्स बनाते हो। यानी कि अगर हम यहाँ पे हायरार्की की बात करें तो हम कहते हैं कि जितने भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं हम कहते हैं 7 यूनिट्स हैं। जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स दिए गए हैं या जो क्लासिफिकेशन के यूनिट्स हैं वो 7 यूनिट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द किंगडम एंडिंग अप टू स्पीशी। किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। तो ये 7 यूनिट्स जो हैं ये हायरार्की मतलब ये लेडर की तरह के होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बने हुए होते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम इसको एक सीढ़ी कंसिडर कर सकते हैं जिसमें 7 स्टेप्स हैं। ये 7 स्टेप्स को स्टडी करके हम एक स्पीशी के बारे में या एक प्लांट, एक एनिमल स्पीशी के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं, उसके करैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा आपके पास नेक्स्ट पेज पे एक ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी गई है कॉर्न की या मेज़ की। आपने इस क्लासिफिकेशन को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है और प्रॉपर इसी सीक्वेंस के लिहाज से तैयार करना है। सीक्वेंस क्या है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप बताओगे किंगडम कौन सी है। कॉर्न क्योंकि प्लांट है तो ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। उसी तरह से किंगडम से जो छोटा सा यूनिट होगा दैट विल बी डिवीजन, एंथोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा। थर्ड वन इज़ क्लास। कौन की क्लास है? एंजियोस्पर्मी। और अगर आप फर्दर इसमें देखें तो मोनोकोटिलिडनी, यानी कि इसके अंदर एक मोनोकॉट होता है, एक कोटिलिडन होता है। दूसरा फोर्थ नंबर पे यूनिट है ऑर्डर, यानी कि पोएल्स से बिलोंग करता है। फैमिली पोएसी, एल्स ALESE ऑर्डर के लिए सुफिक्स है, ठीक है। जैसे हमने एंजाइम के लिए ASE बताया था उसी तरह यहाँ पे फैमिली के लिए और ऑर्डर के लिए एक एंडिंग, एक सुफिक्स एंडिंग दी गई है, आपने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। वो सुफिक्स एंडिंग क्या है? एल्स जो है वो ऑर्डर के लिए यूज़ होती है और AC जो है वो ACEAE जो है वो फैमिली के यूज़ होती है। सेकेंड लास्ट है जीनस, दैट इज़ जिया। इसको आपने बेटा फर्स्ट जीनस में आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए लेकिन मस्ट बी अंडरलाइंड। उसी तरह से स्पीशी नेम क्या है? मेज़। तो आपने इसमें सारे के सारे लेटर स्मॉल लिखने हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो आपका यहाँ पे हाईलाइट करने वाला क्या है कि आपने इसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। उसके बाद आते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। क्लासिफिकेशन हमने बता दी, हमने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बता दिए, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बता दिया। उसके बाद बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर को बहुत सिंपली कहें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो स्पीशीज़ मौजूद हैं उनकी नेमिंग करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है या नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? यहाँ पे कुछ 3 वजूहात, 3 रीजंस आपकी बुक पे गिवन है।
सबसे पहले रीज़न ये है कि सेम स्पीशी है, ठीक है, उसके हम बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ प्लैनेट पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब मुख्तलिफ इलाके हैं। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो अनियन है, ठीक है, पाकिस्तान में जो ऑनियन है उसके बहुत सारे नाम हैं। उर्दू में हम इसको प्याज भी कहते हैं, कुछ जगह पे पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में इसको गेंडा, बेसल, वेसल का नाम भी दिया जाता है। और इसी तरह से दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर अनियन के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। सेकेंडली अमलतास, इसको अर्गवेड, गुरमाला, गोल्डन शावर, पर्गिंग कैसिया और बहुत सारे इसी तरह से बहुत सारे दूसरे नाम दिए गए। अब ये एक प्लांट के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, यानी कि एक स्पीशी है, एक ही स्पीशी के बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। एक रीज़न ये है नोमेनक्लेचर यानी कि साइंटिफिक नेमिंग की। दूसरी रीज़न क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। लाइक प्लांट की 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हमने उन दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ को सेम नेम दे दिया। इसी तरह से 2 डिफरेंट एनिमल्स हैं या 2 डिफरेंट बर्ड्स हैं, हमने उनको एक ही सेम नेम दे दिया। जैसे यहाँ पे आपकी बुक पे एग्जांपल गिवन है ब्लूबेल की। बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स की शेप बेल शेप्ड होती है, तो उन शेप की रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटी की वजह से उन डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ को ब्लूबेल का नाम दे दिया गया। सेम नेम लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। सेकेंडली यहाँ पे आपकी बुक पे एक बर्ड का नाम दिया हुआ है, ब्लैक बर्ड कहा गया है क्रो और रैवन को। क्रो इसको आप कौवा कहते हो। कौवा और रैवन जो है ये देखने में एक जैसे लगते हैं कलर के लिहाज से, बट दे आर नॉट द सेम स्पीशी, ठीक है। क्रो और रैवन जो है ये सेम स्पीशीज़ नहीं है, लेकिन इसको सेम स्पीशी कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से हमें साइंटिफिक नेमिंग करनी पड़ी ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ की। थर्ड थिंग इज़ कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मतलब अगर हम जैसे यहाँ पे आपकी बुक पे डिस्क्राइब किया कि अकॉर्डिंग टू बियोलॉजिस्ट फिश को डिफाइन किया जाता है एज अ वर्टिब्रेट एनिमल, ठीक है, जिसमें बैकबोन होती है, जिसमें फिन्स होते हैं, जिसमें गिल्स होते हैं। लेकिन जब आप इंसेक्ट्स का ग्रुप स्टडी करते हो तो उसमें एक फ़िश आती है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश इज़ नॉट अ फिश, ये एक इंसेक्ट है। उसी तरह से क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। जो फ़िश की डेफिनेशन दी गई है ये तीनों की तीनों फिशेस जो हैं ये उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सेम स्पीशीज़ की डिफरेंट नेम्स, सेम नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, और कोई साइंटिफिक बेसिस ना होने की वजह से हमें ऑर्गेनिजम्स या जितनी भी प्लांट एनिमल की स्पीशीज़ अर्थ प्लैनेट पे मौजूद हैं या डिस्कवर हो चुकी हैं उनका नोमेनक्लेचर करना पड़ा, उनकी साइंटिफिक नेमिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेमिंग के लिए सबसे पहला काम किसने स्टार्ट किया था? 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में कैलस लिनायस ने ये काम स्टार्ट किया था, जो कि एक स्वीडिश बोटानिस्ट था। उसने किया क्या था, उसने हमें प्लांट्स की नेमिंग करने के लिए या ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए हमें एक सिस्टम प्रोवाइड किया था, जो कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम था। उसका ये सिस्टम आज भी इंटरनेशनली हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसने जितने नेमिंग प्लांट्स की किए थे, बहुत सारे नाम आज भी एनिमल्स के, प्लांट्स के, आज भी वो साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसने प्लांट्स और एनिमल्स के कॉमन नेम्स को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। जैसे कि अभी आपको बताया कि सेम स्पीशी के डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के सेम नेम्स हैं, तो इस वजह से इन कॉमन नेम्स जो थे एनिमल्स के या प्लांट्स के, उसको रिजेक्ट करके उसने हर प्लांट को, हर एनिमल स्पीशी को एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दिया था। और वो साइंटिफिक नेम उसने लैटिन वर्ड से लिया था। जैसे कि आपको उस दिन बताया होगा मैंने लेक्चर में पहले भी कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो बेटा, तो उसको आप इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकते हो, तो आप उसको अंडरलाइन करके लिखते हो, ठीक है। तो 1753 में पहले लिनायस ने प्लांट्स की जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद थी उस टाइम पे, पहले उसने उनकी नेमिंग दी। जब उसने इस काम को जब बहुत सराहा गया, जब वो इस काम को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, तो फिर उसने एनिमल्स की जितनी स्पीशीज़ उस टाइम पे मौजूद थी 1758 में, अपने एनिमल्स की जितनी स्पीशीज़ थी उनकी नेमिंग की थी। तो उसने जो साइंटिफिक नेमिंग की थी उसमें साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स थे, ठीक है। और जो नेमिंग उसने सेलेक्ट की थी या नेमिंग जो उसने की थी बेसिकली वो उस ऑर्गेनिज्म के या उस पर्सन के जिसने वो एनिमल, वो प्लांट स्पीशी कलेक्ट की थी, जो नेमिंग जिसने दी थी उसके किसी न किसी करेक्टर को भी वाज़ह करती थी, उसके उन करेक्टर्स को भी शो करती थी। सो जो नोमेनक्लेचर का जो मेथड लिनायस ने दिया था उसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल्स भी आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं, इसके रूल्स भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था? लिनायस का सिस्टम जो उसने हर स्पीशी को दिया था, साइंटिफिक नेम जो उसने हर स्पीशी को दिया था, जिसमें उसने एक साइंटिफिक नेम के अंदर 2 वर्ड्स सेलेक्ट किए थे, और उन 2 वर्ड्स की बेस पे जो साइंटिफिक नेमिंग की गई थी उस नेमिंग को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। रूल्स क्या हैं?
हर स्पीशी का एक अपना साइंटिफिक नेम होगा, एक स्पीशी का एक से ज़्यादा साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता, और जो एक साइंटिफिक नेम दिया गया एक स्पीशी को वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। सेकेंडली, साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रोज़ा इंडिका, रोज़ का, गुलाब का मैंने नाम यहाँ पे दिया है, साइंटिफिक नेम लिखा है। यहाँ पे देखें आपको दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जिनको मैंने अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन किया है। पहला नाम जो है, फर्स्ट नेम जो है वो जीनस नेम है, जिसको हम जेनरिक नेम कहते हैं। ये हमेशा इसका हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होगा, एज यू कैन सी इन रोज़ा इंडिका। ठीक है, रोज़ा जो कि फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट नेम है, जेनरिक नेम है, इसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। सेकेंड नेम जो है वो स्पीशी को रेफर करता है, यानी कि स्पेसिफिक नेम इसको कहा जाता है, और ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और जेनरिक नेम के बाद लिखा जाता है, जैसे कि इंडिका मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं इसके। अब इसमें एक पॉइंट जो आपको हाईलाइट करना है, कि जो आपने नोट डाउन करना है वो ये है कि द नेम मस्ट बी, साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइंड। अंडरलाइन नहीं होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये एग्जांपल्स आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं। एग्जांपल्स बेसिकली कुछ प्लांट्स के नेम हैं, साइंटिफिक नेमिंग की गई है प्लांट की, और एक आध एनिमल या कहें ह्यूमन का नाम है, तो ये साइंटिफिक नेम्स आपने याद करने हैं बेटा। सबसे पहले ऑनियन, एलियम सीपा, अमलतास, कैशिया फिस्ट्यूला, मैन, होमो सेपियंस, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम, ब्रिंजल, सोलेनम मेलनजीना, माकू, सोलेनम नाइग्रम, और मैंगो, मैंगिफेरा इंडिका। इसमें लास्ट टू नेम्स जो है मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, अगर आपको याद हो जाए तो ज़रूर याद कीजिएगा बेटा, ये ज़रूर लिखिएगा इनको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सोलेनम जीनस के जो है वो आपके पास 3 नाम हैं। ये 3 नाम इट मीन्स के सेम जीनस बट एक से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ये। तो इन्हीं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को, या जितने भी प्लांट्स एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं। मैन यानी कि जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है वो ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि वो अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है, और एमसीक्यूज़ में भी वो आ जाता है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 2 to 5 किंगडम सिस्टम। काफ़ी सदियों तक ऑर्गेनिजम्स को 2 ही किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, उनको हम 2 ही किंगडम्स की बेस पे स्टडी करते रहे थे, प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। तो 2 to 5 किंगडम सिस्टम को जब आप स्टडी करते हो तो हमेशा 2 किंगडम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे मॉडिफिकेशन या चेंजेस की गई थी उनको आपने पढ़ते जाना है। तो 2 किंगडम सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स को आप ऑटोट्रॉफ कहते हो, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल से एनर्जी स्टोर करते हैं, तो इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। जिस टाइम पे या जिस सदी तक प्लांट्स को और एनिमल्स को एज अ 2 किंगडम सिस्टम में स्टडी किया गया था, तो बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया गया था। सेकेंडली, एनिमल्स ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ना फूड बनाते हैं ना एनर्जी स्टोर करते हैं, बल्कि ये बने बनाए फूड पे रहते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, सो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। अब यहाँ पे 2 किंगडम सिस्टम में ऑब्जेक्शन कहाँ पे आया था? ऑब्जेक्शन जो था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट में था, यानी कि इस सिस्टम में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूग्लिना है, उनकी पोजीशन नहीं थी बताई गई, क्योंकि यूग्लिना वो कह लें कि एनिमल ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, जिसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर्स में क्या है कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये प्लांट लाइक में आ जाता है। लेकिन एनिमल लाइक इसका करेक्टर क्या था कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, इसके अंदर फ्लैजिला था। तो इट मीन्स के ये प्लांट लाइक करेक्टर और एनिमल लाइक करेक्टर की बेस पे ना तो आप इनको प्लांट्स में प्लेस कर सकते हो ना ही एनिमल्स में प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पोजीशन जो है उसके लिए ये सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरा ऑब्जेक्शन जो था वो ये था कि प्लांट्स एनिमल्स में, जैसे कि भी आपको बताया, प्लांट्स में बैक्टीरिया को भी प्लेस किया गया था, तो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स का डिफरेंस 2 किंगडम सिस्टम के थ्रू क्लियर नहीं था हुआ, जिस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट जो सिस्टम दिया गया था दैट वाज 3 किंगडम सिस्टम, जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। 3 किंगडम सिस्टम क्या था, जिसमें 3 किंगडम्स बनाई गई थी, प्लांट, एनिमल्स और प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा की जो किंगडम है या ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया वगैरह को प्लेस करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या आया था, अर्नेस्ट हैकेल ने जो 3 किंगडम सिस्टम दिया था, बायोलॉजिस्ट इस पर भी डिसएग्री हुए थे, बिकॉज फंजाई की क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं थी। फंजाई मतलब मशरूम्स हैं, यीस्ट वगैरह जो है वो फंजाई में आते हैं।
अब वो पोजीशन या ऑब्जेक्शन किस बेस पे यहाँ पे उठाया गया था कि फंजाई प्लांट से रिजेंबल करते हैं। बहुत सारी करेक्टर्स जो है फंजाई के वो प्लांट से रिजेंबलेंस या उनकी सिमिलैरिटीज़ में प्लांट्स में और फंजाई में हैं बहुत सारे करेक्टर्स के लिहाज से, लेकिन फंजाई ऑटोट्रॉफ्स नहीं है क्योंकि वो अपना फूड नहीं खुद बना सकते। वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो एनर्जी लेते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स बनाते हैं, अपनी सराउंडिंग में जो फूड मौजूद होगा उसको डिकम्पोज करके उसको एब्जॉर्ब करके, तो वो प्लांट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कि हम उनको प्लांट्स में या प्रोटिस्ट में नहीं प्लेस कर सकते। थर्ड ये था कि इसमें सेल वॉल है, लाइक प्लांट्स इन फंजाई में सेल वॉल होते हैं, लेकिन इसका मेजर कंपोनेंट जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल जैसा नहीं है, यानी कि सेलुलोज नहीं है, इसके अंदर काइटिन मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्नेस्ट हैकेल की जो 3 किंगडम सिस्टम है उसमें फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिहाज से ऑब्जेक्शन आया था। उसके बाद प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक टर्म्स की डिस्कवरी हुई थी 1937 में। ई केटॉन ने 2 टर्म्स दी थी, एक था प्रोकैरियोटिका और एक था यूक्रियोटिका। प्रो बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था, इसमें प्रो का मतलब है बिफोर। ठीक है, प्रो का मतलब जो आप लेते हो, प्रो का मतलब होगा यहाँ पे बिफोर, जबकि ये जो यूक्रियोटिक टर्म है उसका मतलब यू का मतलब, प्रो का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रो मीन्स होता है बिफोर। ठीक है, जबकि अगर हम इसमें यू का मतलब निकालें तो यू का मतलब क्या होता है, यू मीन्स ट्रू। और जो क्रियोटिक है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, यानी कि प्रो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं थी हुई भी, न्यूक्लियस जिन ऑर्गेनिजम्स में नहीं था मौजूद वो प्रोक्रियोटिक में आते थे, जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है वो यूक्रियोटिक में क्लासीफाई किए गए थे। उसके बाद जब ई केटॉन ने ये 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, फिर थ्री किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट करके 5 किंगडम सिस्टम दिया गया था, जो दिया था 1969 में रॉबर्ट बुटाकर ने। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इट वाज बेस्ड ऑन 3 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी थी? एक प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसाइजिंग, सेकेंडली फंजाई जो कि अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, थर्डली एनिमल्स जो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा की, किंगडम प्रोक्रियोट। प्रोक्रियोटी में प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, यानी कि बैक्टीरिया। सेकेंड थी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि यूग्लिना है, अमीबा है। इस किंगडम में कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट से एवॉल्व हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोटिस्ट जो हैं वो यूनिसेलुलर कंसिडर किए जाते हैं। थर्ड किंगडम थी हमारे पास प्लांटी, यानी कि प्लांट्स, यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए, जैसे कि मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। देन नेक्स्ट किंगडम थी फंजाई, हेट्रोट्रॉफ्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव था, यानी कि ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते थे। ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर हैं, हम इनको हेट्रोट्रॉफ्स कंसिडर करते हैं, बट ट्रू हेट्रोट्रॉफ्स नहीं आते। ठीक है, ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्क्रीट आउट करते हैं, और जो छोटे छोटे स्मॉल यानी कि सराउंडिंग में जिस पे वो एंजाइम स्क्रीट आउट करते हैं उस फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली जो सेलुलोस वगैरह है या जो सेल के लार्जर कंपोनेंट्स हैं, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़कर छोटे सब्सटेंसेस बनाते हैं। उनको तोड़ते कैसे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल के। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डाइजेशन करेंगे, तो उसके रिजल्ट में वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इनको हम टेक्निकली यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स भी कहते हैं। जैसे आपने मशरूम का नाम सुना होगा, आपने खमीर जो यीस्ट है जो पिज़्ज़ा की डो में डलती है उसका नाम सुना होगा। ये सब क्या है? दीज आर फंजाई। ठीक है, लास्ट वन किंगडम क्या थी? एनिमेलिया। एनिमेलिया लाइक प्लांट्स ये यूक्रियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बट ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, दीज आर कंज्यूमर्स, यानी कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो इनकी बॉडी में स्पेशल कैविटीज़ मौजूद होते हैं, अपने फूड को इंजेस्ट करके उन कैविटीज़ के ज़रिए डाइजेस्ट करते हैं। ये अपनी जगह से हिल सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकते। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, इट मीन्स इनके अंदर सेलुलोज भी एब्सेंट है। एनिमल्स में आप बर्ड्स देख सकते हैं, आप रेप्टाइल्स देख सकते हैं, दीज आर बेसिकली एनिमल्स।
आपकी बुक में बेटा एक स्केच दिया हुआ है, आपने ये स्केच ड्रॉ करना है। आपने वो स्केच बेशक ना ड्रॉ करें, आप ये स्केच ड्रॉ करोगे जिसमें आपने बेसिक स्टार्ट करना है फ्रॉम मोनारा, सेकेंडली प्रोटिस्टा, देन उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। ये 5 आपने किंगडम्स इस डायग्राम के ज़रिए भी लेबल करनी है। उसके बाद मॉडिफिकेशन भी की गई थी। जब रॉबर्ट वटाकर ने 1969 में अपना 5 किंगडम सिस्टम दिया था, इसको 1989 में लिल मार्गुनस और कैरल स्क्वेट्स ने मॉडिफाई किया था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रॉबर्ट वटाकर के 5 किंगडम सिस्टम को किसने मॉडिफाई किया था। अब मॉडिफिकेशन किन बेसिस पे की गई थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, साइटोलॉजी मतलब सेल बायोलॉजी की बेस पे, और जेनेटिक्स और जो ऑर्गेनेली सिम्बियोटिक ओरिजिन शो करती हैं उनकी बेस पे। सिम्बियोटिक ओरिजिन यानी कि वो सिम्बियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ओरिजिनेट हुई हैं, कह लें इवॉल्व हुई हैं या अपने वजूद में आई हैं। ये सिम्बियोटिक ओरिजिन हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लें कि सिम्बियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए इवॉल्व हुई हैं जो ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनका जिक्र किया गया है यहाँ पे। सो मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम बनता है वो क्या था? उनकी नेमिंग कुछ इस तरह से थी: प्रोक्रियोटी, प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। सीक्वेंस में आप प्रोक्रियोटी और प्रोटोक्टिस्टा पहले देते हो, उसके बाद आप एनिमल, प्लांट या प्लांटी, एनिमेलिया या फंजाई वगैरह का नाम देते हो। तो यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज आपका जो टॉपिक कवर किया गया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था 2 to 5 किंगडम सिस्टम। इसको अच्छी तरह से बेटा लॉन्ग के लिए तैयार करें, एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। इतना जितना आज आपको करवाया है ये सारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसको अच्छी तरह से बेटा पेज पे नोट डाउन या रजिस्टर पे नोट डाउन करके लेक्चर साथ ही रीड आउट ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बेटा तो क्वेश्चन को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जब भी आपके साथ बेटा क्लास मीटिंग होगी, डिस्कशन इंशाल्लाह उस लेक्चर में ज़रूर होगी। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।